नाज़रीन अकराम, अभी चलते हैं पनाहगाह के अंदर और अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा कि जब मुसाफिर यहाँ आते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है। पहला स्टेप नाज़रीन, आप जब एंटर होते हैं तो आपकी सिक्योरिटी चेक की जाती है और उसके बाद दूसरा काम टेम्परेचर चेक करते हैं कि आया कि आपको बुखार तो नहीं, क्योंकि आजकल आपको पता है कोविड का इशू है। ठीक है जी, सब कुछ चलते हैं रात तक। नमाज़ पढ़नी हो तो उसके लिए ये मस्जिद बनी हुई है, इधर लोग नमाज भी पढ़ सकते हैं। जब भी मुसाफिर आते हैं तो वो पहले इस जगह क्यू बनती है, ये आप देख लें, और पहले काम होता है रजिस्ट्रेशन का। नाज़रीन, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है और ये सब बैठे हुए हैं, इनको आईडी कार्ड आप देंगे। तो जी पहले आपको आईडी कार्ड देना है। आईडी कार्ड देने के बाद नाज़रीन ये बायोमेट्रिक के लिए अंगूठा लगाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ ये पिक्चर बनाते हैं, ये कैमरा लगा हुआ है, बंदा बैठता है इधर और ये उसकी पिक्चर बनाते हैं। फिर आईडी कार्ड दिया जाता है। आईडी कार्ड जब देते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है जी, आईडी कार्ड आप देते हैं, हम एंट्री करते हैं, यहाँ पे नेम लिखते हैं, आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं, फिर बेड नंबर लिखते हैं, फिर आप हमें अपना आईडी कार्ड दें, फिर हम आपको कार्ड फर्स्ट देंगे, फर्स्ट आप हमें अपना देंगे आईडी कार्ड। ये हो गया जी, यहाँ पे लगाएंगे और मैंने इनको दे दिया, लेट्स सपोज मैंने कार्ड इनको दे दिया, तो ये कार्ड जो है मेरा इधर लगा देंगे। ये मेरा कार्ड लग गया और ये मुझे पनाहगाह का जो है हॉल का बेड नंबर 1 इन्होंने मुझे अलाट कर दिया। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं बेड नंबर 1। ये है जी हॉल और चलते हैं अंदर। ये है जी बेड नंबर 1। ये मैं बेड पे बैठ गया और जब भी बेनिफिशरी आता है तो उसको ये साबुन है और ये मसवाक है, ये साथ दिया जाता है। ये डिस्पोजेबल है और ये संभाल के रखना होता है। और इसका जो मैट्रेस है वो भी नरम है, बिल्कुल बेहतरीन कंफर्टेबल। और ये रज़ाई, ये सराना। और नाज़रीन मैं जिस जगह बैठा हूँ ये नीचे है, इससे ऊपर भी एक है। तो इन्होंने क्राइटेरिया ये बनाया हुआ है कि जो नीचे जो ज़्यादा उम्र रसीदा लोग होते हैं उनको ये कह लें कि फोकियत दी जाती है, उनको नीचे अलाट किया जाता है। और जो कह लें कि मेरी तरह का बंदा होगा उसको कहेंगे कि भाई आप ऊपर चढ़ जाएँ। नाज़रीन इकराम, जो बेड है उनकी तादाद है 100, यानी 50 नीचे हैं और 50 ऊपर है। और उसके अलावा पंखे लगे हुए हैं चारों तरफ और सफाई का बेहतरीन निज़ाम है, कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी का बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम है। और इसके अलावा दीगर जो सहूलियात हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन इकराम, जब मुसाफिर इधर रिहाइश पजीर होते हैं तो तहरीर ये उनको पढ़ने को मिलती है। अवेज़ा है, इधर उर्दू में है और सामने पश्तो में है। पश्तो में इसलिए है कि मुझे इन्होंने बताया जी कि यहाँ काफ़ी सारे पख्तून भाई भी होते हैं जो रिहाइश पजीर होते हैं। नाज़रीन, यहाँ लॉन्ड्री का बंदोबस्त भी है और उसके अलावा फ़िल्टर प्लांट भी लगा हुआ है। अगर आप ये देखें, पानी भी साफ़ सुथरा मैसर है पीने के लिए। आखिर में जब आप वापस जाते हैं, सुबह उठते हैं, तो फिर ये कार्ड वापस करना पड़ता है और कार्ड मैं अभी वापस करूँगा। ये अभी जो है ये मैं अपना कार्ड लूँगा और उसके बाद ये कार्ड आ गया जी। और फिर इसके बाद जो है मैं इनसे इजाज़त चाहूँगा, यानी जो भी मुसाफिर होगा फिर वो यहाँ से रुखसत हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस मैमुना, थैंक यू वेरी मच, आज आपने मुझे टाइम दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एक्चुअली जो पनाहगाह थी ये जब स्टार्ट किया था दैट वाज ब्रेड एंड शेल्टर था जी, बट नाउ यू कैन सी इट इज़ बियॉन्ड ब्रेड एंड शेल्टर्स। इनिशियली तो पीएम साहब का ये विजन था कि जितने भी बेघर लोग हैं, मजदूर तबका है, जो हमारी मार्जिनलाइज्ड हमारी सोसाइटी का एक कम्युनिटी ग्रुप कंसीडर किया जाता है, तो उनकी लाइफस्टाइल को हमने अपलिफ्ट करना है। और अपलिफ्ट कैसे करना है, ऐसे कि अगर वो सारा दिन मजदूरी की तलाश में है या सारा दिन वो मजदूरी करते हैं तो वो रात को खुले आसमान के नीचे ना सोएं, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में भी। तो पीएम साहब का ये विजन था कि इनको एक साफ़ जगह, पुरसुकून जगह प्रोवाइड की जाए जहाँ पे ये एक पुरसुकून नींद 8 घंटे की 10 घंटे की इंजॉय कर सकें। फिर साथ ये था कि इनको खाना भी दिया जाए, क्योंकि जो डेली वेजेड होते हैं एज यू नो कि उनको डेली तो उनको दिहाड़ी नहीं मिलती, मजदूरी नहीं मिलती।
तो फिर ये था कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए मुख्तलिफ पॉइंट्स पे किसी भी शहर में जिसमें खाना भी मिले, छत भी मिले। तो इनिशियली ये था। और स्टार्ट में जो पनाहगाहें थी वो कुछ ऐसे प्लेसेस उनके लिए वो मखसूस कर दी गई है, डेडिकेट कर दी गई कि यहाँ पे पनाहगाह बनेगी, यहाँ पे मजदूर गरीब लोग आके ठहरेंगे और रात गुजारेंगे। दैन फिर ये आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर इसका एक सेटअप बनता गया। अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान बैतुल माल जो है इसको देख रहा है, वो सारा सेटअप बना रहा है। डिफरेंट जगह पे हमारे डिफरेंट फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक कॉन्सेप्ट आया। उसमें ये था कि जैसे अब आपने देखा कि हम सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और जो है ट्रस्ट है। अब जो पनाहगाह आप देख रहे हैं दिस इज़ बियॉन्ड ब्रेड एंड शेल्टर। अच्छा। इसमें ये है कि हम लोग उनको जो बेसिक उनकी हाइजीन होती है उनकी ट्रेनिंग देते हैं बेनिफिशरीज़ को। जैसे कोविड का इशू है, फिर ये था कि जब सर्दियाँ स्टार्ट हुई तो हमारे पास हर पनाहगाह में 100 लोगों की कैपेसिटी है एक रात में। ऐसा होता था कि 100 से ज़्यादा लोग आ जाते थे। अब 100 लोगों को तो हम एंटरटेन कर लेते थे और बाकी जो हजरात थे उनसे फिर हम अपोलोजाइज़ कर लेते थे। तो उसके लिए फिर शटल सर्विस स्टार्ट होगी। अच्छा। फ्री शटल सर्विस स्टार्ट होगी पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से पीएम साहब की इंस्ट्रक्शंस पे, पीएम साहब के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली। तो जो हमारी पनाहगाह में G9 में आते थे और उनको हम एंटरटेन नहीं कर पाते थे कि हमारे पास जगह नहीं होती थी, उनको हम 12 में या तरलाई वाली पनाहगाह में भेज देते थे। हमने देखा है कि हमारे हर तरफ कैमराज हैं और ये 24/7 ऑपरेशनल हैं, ये नाइट विजन वाले कैमराज हैं। लेकिन क्योंकि एक खातून है और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए और उनकी डिग्निटी के लिए हम लोग उनके रूम्स में कैमराज नहीं लगाते। पाकिस्तान बैतुल माल ने और एहसास डिवीज़न ने इस चीज़ को इंश्योर करवाया है कि जहाँ जिस रूम में ख़वातीन स्टे करेंगी उसमें कैमरा नहीं होगा। इसके अलावा उस रूम के साथ अटैच वॉशरूम होगा ताकि अगर कोई खातून वॉशरूम जाना चाहती है तो उनको जो मेल्स के वॉशरूम है उसमें ना जाना पड़े या मर्द हजरात के बीच में से गुजर के ना जाना पड़े। यहाँ कभी आपको कोई ऐसा भी वाक़या पेश आया जिससे आप थोड़ा सा परेशान हो गई हो, कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी ऐसे मुसाफिर को देख के कि यार ये क्या मुसीबत पड़ गई हमारे घर, इस तरह की कभी सिचुएशन हुई जिसमें आपको कुछ तकलीफ हुई हो यार थोड़ी सी? लेकिन जी जब काम करते हैं तो तकलीफ़ें भी होती हैं, तारीफ़ भी होती है, सब कुछ साथ साथ ही चलता है। लेकिन ये कि ऐसा कोई सिक्योरिटी का हम लोग कोशिश करते हैं कोई इशू ना बने। अच्छा। अभी तक कोई इतना कोई मेजर इशू तो अल्हम्दुलिल्लाह बना नहीं है। ओके। और आई होप कि नेक्स्ट आने वाले वक्त में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये कि मुसीबत तो नहीं हम लोग सोचते कि मुसीबत पड़ गई है, क्योंकि ये हमारी जॉब है। हम इन्हीं लोगों के लिए मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए बैठे हैं। बट समटाइम्स ये फील होता है कि दुनिया में काफ़ी परेशानियां हैं, मसाइल हैं, तो ये है कि कुछ लोगों के हालात देख के वाकई दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। आप जब ऐसे लोगों को देखती हैं और जब आप ड्यूटी कर रही होती हैं और ड्यूटी जब ऑफ करती हैं तो आपकी इनर फीलिंग क्या होती है? मैं तो बड़ी मतलब परेशान हो जाती है एकदम। मैं बड़ी पेन ले लेती हूँ, मैं बड़ी टची हूँ इस मामले में। नेचुरली मैं बड़ी बड़ा मेरी वो जिसको कहते हैं ना बड़ी नरम दिल ना, तो मैं बड़ी परेशान होती हूँ। मैं कितना दफ़ा इधर बैठ कर रोई हूँ कि यार दुनिया में क्या चल रहा है। और ये वाकई ऐसा है, मैं सिर्फ ये नहीं कि रिकॉर्ड हो रहा है, क्या चल रहा है। एक हमारे पास एक साहब आए थे, ही वॉज फ्राम पतोकी, तो वो बुज़ुर्ग थे, अराउंड 75 ईयर्स के थे। तो मुझे अभी तक वो बड़ा मतलब मैं बड़ी उस दिन परेशान हुई थी। मैं आई तो मुझे पता चला कि कोई बुज़ुर्ग आए हुए हैं और वो रात को तकरीबन 3:30 बजे हमारे पास इस पनाहगाह में आए। तो फिर जब पता चला कि क्या मसला क्या परेशानी है तो वी गॉट टू नो कि उनकी माशाल्लाह 5 बेटियां और 7 बेटे हैं और वो कुछ लैंडलॉर्ड टाइप उस तरह था। लेकिन उनको उनके 7 बेटों ने मिलके इसलिए घर से निकाल दिया कि उन्होंने अपनी बेटियों को हिस्सा दिया जो जायदाद में से हिस्सा होता है विरासत में से और अपनी ज़िंदगी में, तो वो उन्होंने निकाल दिया। और उन साहब के पास ये था कि सिर्फ उनकी पॉकेट में जो किराया था वो किराया लगा के इस्लामाबाद आ गए और फिर वो फैज़ाबाद आए। उनको फिर कोई साहब छोड़ने आए लेट नाइट में कि आप इधर पनाहगाह में, मैं तो आपको अपने घर नहीं लेके जा सकता, तो आप फिर इन लोगों से रब्ता कर लीजिए। फिर मैं सुबह आई तो मैंने सुना, मैं बड़ा उस दिन मेरा बड़ा वो एक दुखी दिन था पूरा दिन, और मैं तो उनके सामने रोना शुरू हो गई थी कि ये क्या है। हमारी सोसाइटी में कंसीडर किया जाता है कि बेटे होते हैं बाप का माँ का सहारा बनते हैं,
और वो साहब इनके 7 बेटे थे, उन 7 बेटों ने मिलकर उनको इसलिए घर से निकाल दिया कि उनकी बहनों को उनके वालिद ने हिस्सा दिया था। देन ये कि फिर ओल्ड एज होम में उनको भिजवा तो दिया, उनके घर वालों से रब्ता किया, कोशिश की कि वो उनको आके ले जाएं, या अगर ये खुद से जाते हैं हम उनको भिजवाते हैं, तो उनकी डिग्निटी का ख्याल रखें, उनकी इज़्ज़त नफ्स है, उनके वालिद उनके बुजुर्ग हैं, लेकिन दे वर नॉट इंटरेस्टेड। तो फिर हमने ओल्ड एज होम में कॉन्टेक्ट करके उनको बाहर भिजवा दिया। सही सही। कभी इस तरह भी हुआ, हम बात तो चले करते हैं, लोगों को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं सबको, तो उनका रवैया कैसा होता है? कभी उन्होंने भी आपको एक्नॉलेज किया कि इतनी मेहनत से आप बैठी हुई हैं और काम कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं, चाहे वो हमारे लंगर के हैं या हमारे शेल्टर के हैं, अच्छा उनकी तरफ से बड़ी एक्नॉलेजमेंट है। अच्छा। और लेकिन ये एक चीज़ है कि एक खातून होने के नाते हाँ जी। एफ़र्ट डबल करनी पड़ती है अपने आप को मनवाने के लिए या अपने काम को एक्नॉलेज करवाने के लिए। तो उसमें यह है कि आप फिज़िकली भी टायर्ड हो जाते हैं, मेंटली भी थक जाते हैं बहुत, लेकिन यह है कि एक्नॉलेजमेंट भी डबल मिलती है, तारीफ़ होती है, दुआएं बड़ी मिलती हैं, तो अच्छा लगता है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो पनाहगाह है ये इट्स बियॉन्ड ब्रेड एंड शेल्टर, तो इसमें हाइजीन के साथ अलावा इनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल है। और ये हमारा हेल्थ क्योस है, जिसमें हमारी एक ऐप है ईजी शिफा के नाम से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये एक आप उसको देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल एक चीज़ है। उसमें ये है कि आपके जो भी पेशेंट होते हैं उससे पहले वाइटल्स लिए जाते हैं, उसकी प्रोफाइल बनाई जाती है, और उसको जो भी प्रॉब्लम है, लाइक अगर उनके पेट में दर्द है या उनको कोई मैदे का प्रॉब्लम हो रहा है, स्टमक का कोई भी इशू है, तो फिर हमारे पास जो लिस्ट आती है ऑनलाइन जितने डॉक्टर्स होते हैं उसमें से हम कोई भी डॉक्टर चूज़ करके उनका कंसल्ट करवा देते हैं। और ऑनलाइन कंसल्टेशन है, और वीडियो कॉल पे डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे से, डॉक्टर उनसे कंसल्ट करते हैं, पेशेंट अपना मसला बताते हैं, डॉक्टर फिर उनको बताते हैं और समझाते हैं। और इसके अलावा वो जो भी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं तो उसका प्रिंट, ये प्रिंटर है, इससे वो उसका प्रिंट आउट निकल आता है। जो मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल होती हैं पनाहगाह में वो हम उनको अपनी तरफ से दे देते हैं, और इसके अलावा जो मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल नहीं होती तो फिर वो बेनिफिशियरीज़ को खुद से परचेज़ करनी पड़ती है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाए वो मेडिसिन बेनिफिशरी को पनाहगाह से ही मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, और बाकी डिटेल्स इसके बारे में आपको मेरे कोलीग बताएंगे। सबसे पहले इनका बायोडाटा देते हैं, नाम, पता, और इसके अलावा जो भी इनकी इंफॉर्मेशन होती है वो दे देते हैं। इसके अलावा हम इनका वेट और बीपी, इसके अलावा इनकी गन के साथ इनका वो टेम्परेचर चेक करते हैं हम, ओके, और शुगर भी चेक करते हैं। सही। और इनका पूरा वो बायोडाटा हम इनका पुट कर देते हैं ऐप के अंदर, और उसके बाद फिर हम डॉक्टर साहब जो भी उस वक्त अवेलेबल डॉक्टर साहब होते हैं उनको इनका डेटा भेज देते हैं। वो आगे से कॉल बैक करके फिर इनके साथ कोऑर्डिनेशन होती है, उनकी बातचीत होती है। उसके बाद वो इनका बायोडाटा वो लेके, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके इनके लिए फिर दवाई तजवीज़ कर देते हैं। आपके पास जो लोग आते हैं वो सारे के सारे ही आप ये कह लें कि गरीब लोग हैं, या कुछ सफ़ेद पोश भी लोग होते हैं, या किस टाइप के लोग आपके पास क्या होते हैं? हमारे पास डाइवर्स जो होते हैं ना बेनिफिशरीज़ होते हैं, लाइक आप यहाँ के करीब है पिम्स है, पॉली क्लिनिक है, तो कुछ ऐसे हजरात होते हैं जो पेशेंट्स के अटेंडेंट होते हैं। अच्छा। इसके अलावा कुछ होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं जो NTS के या OTS के टेस्ट लेने के लिए आते हैं, या उनके इंटरव्यूज़ इधर होते हैं, मिनिस्ट्रीज सारी इधर हैं तो उनके इंटरव्यूज़ होते हैं वो आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इमिग्रेशन के लिए आते हैं, तो उनको स्टे करना पड़ता है क्योंकि इमिग्रेशन का काम एक दिन में तो नहीं होता। एबटाबाद से, मर्दान से, सवाबी से, सिंध से भी आगे, कराची के काफ़ी हमारे लोग हैं जो हमने इस चीज़ को नोट किया है कि वो इमिग्रेशन के लिए आते हैं, और उनमें फॉरनर्स भी होते हैं, तो वो ये कि वो होते हैं। और बाकी तो हमारा जो ये है, हमारे जो मज़दूर भाई हैं मोस्टली जो डेली वेजर्स होते हैं, चाहे वो मज़दूरी करते हैं, चाहे वो मास्क सेल करते हैं, चाहे वो कोई भी मतलब किसी भी किस्म का काम करते हैं। तो खाने का क्या तरीका होता है? जो साथ लंगर खाना है वहीं पे जाके लिए खाना खाते हैं? जी, लंगर इज़ फॉर ऑल, उसमें कोई भी आके खा सकता है। और इस जगह का नाम लंगर खाना इसीलिए है कि लंगर खाना मीन्स इट्स अ प्लेस जहाँ पे अमीर गरीब बिला तफरीक जो है खाना खाता है, जो भी बना होता है।
आप इसकी रजिस्ट्रेशन भी करती हैं कि किस बंदे ने जो आपके पास क़याम कर रहा है उसने खाना भी खाया है, मतलब ये भी लिखते हैं आपके पास रिकॉर्ड में? जी हमारे पास रिकॉर्ड में हमारी एक एक चीज़ रिकॉर्ड में होती है, सही। चाहे वो मैनुअल रिकॉर्ड हो चाहे वो उस पर हमारे डेटाबेस में हो। तो हमारा ये रिकॉर्ड होता है कि खाना खाया है, नाश्ता किया है। तो आप लोगों की इज्जत नफ्स का कितना ख्याल रखती हैं? सर हम शायद अपनी इज़्ज़त नफ्स से बढ़कर उनका ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमें ये इंस्ट्रक्शंस बार बार दी जाती हैं। कोई भी खाना खाने आ रहा है अगर, तो नो मैटर कि वो अगर किसी उसे डबल केबल से उतर के आ रहा है तो ही इज़ रिस्पेक्टेबल फॉर अस। और अगर कोई डेली वेजर है, मजदूर है, लेबर है, जिसकी दिहाड़ी नहीं लगी हुई, मतलब जिसके पाँव में अगर टूटा हुआ जूता है या कपड़े फटे हुए हैं, तो हमारे लिए उतना ही वो काबिल एहतराम है जितना एक गाड़ी से उतर के आने वाला खाने के लिए। और इसी तरह अगर कोई शेल्टर के लिए आ रहा है तो हम लोग उनकी डिग्निटी पे तो किसी तरह हम कंप्रोमाइज़ करते ही नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत मुझे जो है ना खुशी हुई आपसे मुलाकात करके, आपने इतना टाइम दिया और काफ़ी देर मैंने आपको आज तंग किया। बस थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हमें बताने का मौका मिला कि हम कैसे काम कर रहे हैं, हमारा मैकेनिज्म पता चल रहा है आपके। और आपने आखिरी में आपसे बात ये कहूँगा कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन कराम, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्द ही मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दिल से हर वो बात लगा के। जी नाज़रीन कराम, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता